वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टैक्स ऑन फ्रीलांसर इनकम, टैक्स ऑन आईटी कंपनी इनकम, टैक्स एग्जम्पशन और क्रेडिट फॉर फ्रीलांसर, टैक्स एग्जम्पशन और क्रेडिट फॉर आईटी कंपनी। हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल से वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको इस पूरे के पूरे सिनेरियो की, इस पूरे केस की समझ आ जाए। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि जब आप टैक्स एग्जम्पशन के लिए या टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो जब आपकी एग्जम्पशन रिजेक्ट हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, वो क्या रीज़न्स हो सकती हैं, वो क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। आप जो लास्ट वीडियोस यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड की हुई हैं उनको देख लें ताकि आपको पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो रिकॉल हो जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका एग्जम्पशन ऑर्डर जो है आपने अप्लाई किया होता है, एग्जम्पशन आपको रिजेक्ट हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसका जो एग्जम्पशन का ऑर्डर होता है उसको आपने किस तरह रिवाइज करवाना है। तो लास्ट वीडियो में हमने वो सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस भी की थी। उसकी हमने एक एप्लीकेशन रेडी की थी, उसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होनी है वो भी मैंने आपको बताया था। और उस एग्जम्पशन को आपने आयरिस पोर्टल पे कहाँ पे फाइल करना है, कहाँ पे वो एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाई थी। तो उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा एग्जम्पशन का ऑर्डर है जिसको रिवाइज करने के लिए हमने एप्लीकेशन फाइल की थी, वो जब रिवाइज होके आता है तो वो किस तरह का होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। टैक्स पेयर को रिवाइज्ड टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट किस तरह, उसका ऑर्डर किस तरह मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक टैक्स एग्जम्पशन ऑर्डर जो है एक आईटी कंपनी या एक बिजनेस इंडिविजुअल जो था जो आईटी की सर्विसेज दे रहा था, उसका जो टैक्स एग्जम्पशन का ऑर्डर रिवाइज करवाया हुआ है वो दिखाऊंगा। उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जम्पशन ऑर्डर किस तरह का होता है वो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह का इशू होता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं ऑर्डर की तरफ। ये ऑर्डर मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने जब एप्लीकेशन रेडी की थी तो वो हमने रेडी की थी सेक्शन 122B1 की, ठीक है। वो हमने अप्लाई भी की थी। अब यहाँ पे देखें 122B2 ऑर्डर टू रिवाइज एग्जम्पशन ऑर्डर। अब इस ऑर्डर में देखें कि ये जो इसका नेम है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो चीज़ें इसकी टैक्स पेयर की थी वो मैंने उनको एडिट कर दिया, वो उनको हाइड किया हुआ है, ठीक है। बाकी सेम ओरिजिनल ऑर्डर मौजूद है, ठीक है। अब इस ऑर्डर को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्डर किस तरह का होता है, जो एफपीआर की तरफ से इशू होता है, रिवाइज ऑर्डर किस तरह का होता है एग्जम्पशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको पता चल जाएंगी। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके ये अपने केस होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ किस तरह की होती है, किस तरह के ऑर्डर इशू होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तब भी आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, काम सीख रहे हैं, या आप एज ए स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपने नेक्स्ट जो है इस फील्ड को ज्वाइन करना है, तो तब ये आपके लिए ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ऑर्डर में ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने एडिट किया हुआ है। इसके बाद डेट थी, उसके नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लेंट, एप्लेंट कौन मतलब कि टैक्स पेयर जो था, उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। उसका नेशनल टैक्स नंबर था। नेचर ऑफ बिजनेस, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज, ये लिखा हुआ है ना, नेचर ऑफ बिजनेस एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज। उसके बाद डेट वगैरह लिखी हुई है। उसके बाद लिखा है ऑर्डर अंडर सेक्शन 122B ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, फैक्ट्स लीडिंग टूवर्ड्स द इंस्टेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 122B ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। या कि उसके बारे में लिखा आर दैट द टैक्स पेयर नेमली
ये इसका टैक्स पेयर का नेम था, यहाँ पे उसका एनटीएन था। इज रजिस्टर्ड एज बिजनेस इंडिविजुअल रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस। इसका क्या मतलब है कि उसके एनटीएन के ऊपर एक से ज्यादा जब बिजनेस ऐड होंगे तो तब उसके लिए ये सेंटेंस यूज किया जाता है। द सेड टैक्स पेयर ड्राइव्स इट्स इनकम फ्रॉम अदर सर्विसेज एक्टिविटीज सर्विसेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज पर इन इसकी प्रोफाइल जो है एफपीआर की। ये जो लिखी हुई है अदर सर्विसेज एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी जो उसकी एक्टिविटीज जब हम एनटीएन बनाते हैं तो वहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी, ये वो एक्टिविटी है, ठीक है। द टैक्स पेयर अप्लाइड फॉर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 159 154 है। ये सेक्शन क्या है, कौन से हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिटेल से बात कर चुके हैं। इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो जो है चैनल पे मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप जब ये टॉपिक जो है हमारा टैक्स एग्जम्पशन का, इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं जब आप उनको देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। उसमें स्टार्ट में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये वाले जो सेक्शन मेंशन है वो भी हमने रीड किए हुए थे, डिटेल से इसके ऊपर हमने बात की हुई है। ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स पेयर अप्लाइड फॉर टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, ठीक है। बिफोर द कमिश्नर जोन VRTO लाहौर द एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर वाज रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर। ये उसका जोन वगैरह लिखा हुआ, आरटीओ लिखा है लाहौर, विद द फॉलोइंग रिमार्क्स। लास्ट जो हमारी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रिजेक्शन ऑर्डर भी दिखाया था एग्जम्पशन का, टैक्स पेयर ने अप्लाई किया हुआ था। सबसे पहले फर्स्ट उसने एप्लीकेशन एक अप्लाई फाइल की थी एग्जम्पशन के लिए 159 154 के तहत, जो सेक्शन है फ्रेश एप्लीकेशन उसने फाइल की थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उसकी रिजेक्ट होगी। वो रीज़न क्या थी वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल से चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, उसकी भी वीडियो मौजूद है। उसके पास जो उसके बाद जो इसका रिजेक्शन का ऑर्डर था वो भी मैंने आपको दिखाया था, प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्डर किस तरह का होता है, उसके ऊपर जो डिटेल वीडियो वो आप चेक कर लें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हमने जो रिजेक्शन वाला ऑर्डर था वो डिटेल से डिस्कस किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो भी हमने रीड की थी। उसके बाद कह रहा है कि टैक्स पेयर का जो है एग्जम्पशन सर्टिफिकेट का जो ऑर्डर था या एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई है। किस वजह से रिजेक्ट हो गई है उसमें ये चीज़ पहले मेंशन की हुई है, टैक्स पेयर हैज़ प्रोवाइडेड द प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट PRC, ठीक है। ये PRC क्या होते हैं इसके ऊपर भी हमने डिटेल से बात की हुई है, ये कहाँ से मिलती हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें। अमाउंटिंग टू इतने का अगेंस्ट द एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्लेम, ये वाला जो पैरा है, ये जो मैं हाईलाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पैरा भी हमारा जो रिजेक्शन ऑर्डर था उसमें लिखा हुआ था, सेम एज इट लिखा हुआ था। ये हमारी प्रीवियस वीडियोस में मौजूद है जिसमें मैंने आपको रिजेक्शन ऑर्डर दिखाया था, उसमें हमने जब पढ़ा था ये सेम पैरा वहां से कॉपी किया हुआ। ये जो रिमार्क्स हैं ये उसने कॉपी किए हुए हैं कहाँ से, रिजेक्शन ऑर्डर से। ये सारी चीज़ें जब उसने रिजेक्ट किया था आपकी एप्लीकेशन को, आपके एग्जम्पशन को, तब उसने ये रिमार्क्स दिए थे कि किन वजह से रिजेक्ट की गई है आपकी एग्जम्पशन। तो ये पैरा उसमें लिखा होता है, यही वो वही पैरा है, ये रिमार्क्स उसने वहीं से लिए हुए हैं सारे। उसके बाद पॉइंट सेकंड जो है वो बीइंग एग्रीड द टैक्स पेयर फाइल द इंस्टेंट रिवीजन एप्लीकेशन। जब मैंने आपको ये दिखाया था उसका रिजेक्शन ऑर्डर तब हमने 2 एप्लीकेशन रेडी की थी, ठीक है। उसमें 2 डिफरेंट सिनेरियोज थे, एक कंपनी या एक बिजनेस या एज ए पार्टनरशिप आप बिजनेस लेके जा रहे हैं और आप IT सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस सिनेरियो को लेके हम चले थे। और एक सेपरेट सिनेरियो था कि अगर आप जस्ट फ्रीलांसर काम कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि फ्री अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उनकी भी हमने एक एप्लीकेशन रेडी की थी, 2 डिफरेंट केसेस की। ये दोनों वीडियोस जो हैं वो डिटेल्स वीडियोस हैं, उनकी एप्लीकेशन जो रेडी हमने की हैं, ड्राफ्ट रेडी किए थे, वो भी चैनल पे मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो कह रहा है कि जब उसकी रिजेक्ट हो गई है तो टैक्स पेयर ने उसके बाद फौरन जो है ना रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल की थी, वेयर इन द टैक्स पेयर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू हिज केस एंड अलाउ एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 159 154A फॉर द टैक्स ईयर अर्लियर रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर, ठीक है। वो कह रहा है कि जब उसका रिजेक्ट हो गया था तो टैक्स पेयर ने फ़ौरन जो है कि एप्लीकेशन फाइल कर दी थी कि हमारा जो ये एग्जम्पशन रिजेक्ट हुई है, आपने जो रिजेक्शन का ऑर्डर इशू किया है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। उसके बाद कह रहा है कि द टैक्स पेयर वाज रिक्वेस्टेड टू अपीयर, टैक्स पेयर को कहा गया कि वो अपीयर हो
बिफोर द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये उसने डेट एंड टाइम दिया हुआ था। अच्छा, मैं आपको ये यहाँ पे बता दूं कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, ठीक है, कि आपकी हेयरिंग किस डेट को है, कमिश्नर के अगेंस्ट कोई भी आपका जो केस आता है या शो कॉज नोटिस आ जाता है या आपको ऑर्डर आ जाता है किसी भी किस्म का, ये जो शो कॉज नोटिस आते हैं आपको उनके रिप्लाई कैसे होते हैं तैयार, वो शो कॉज नोटिस किस तरह के आते हैं, वो किन किन सेक्शंस के तहत आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो वीडियोस आएंगी उसमें। मैं आपको शो कॉज नोटिस जो प्रैक्टिकल लाइफ में इशू होते हैं टैक्स पेयर्स को वो भी शो करवाऊंगा, उनके रिप्लाई आपने कैसे तैयार करने हैं, उनके साथ चीज़ें कैसे अटैच करनी है। इस तरह जो ऑर्डर आ जाते हैं, असेसमेंट के ऑर्डर आ जाते हैं, ऑडिट ओपन हो जाते हैं टैक्स पेयर के, उनको किस तरह डील करना है, वो ऑर्डर भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। सारी चीज़ें उनके रिप्लाई भी हम तैयार करेंगे। फिर अपील में कैसे जाना है, एफपीआर की अपील में सेल टैक्स की अपीलें होती हैं, इनकम टैक्स की अपीलें होती हैं, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपीलें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें हम फर्दर जो वीडियोस आएंगी, हमारी अपकमिंग वीडियोस आएंगी, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियोस आएंगी, सारी चीज़ें हम रेडी करना सीखेंगे। तो ये चीज़ें बात की हैं, तो अभी हम इसको बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ये कमिश्नर ने उसको टाइम दिया था टैक्स पेयर को कि इस डेट को इस टाइम पे वो आ जाए और कमिश्नर को आके मिले ताकि उसका जो केस है वो डिस्कस किया जाए। ये जो आपको हेयरिंग होगी या तो जिस दिन आप एप्लीकेशन आप फाइल करने जा रहे होंगे, जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट वगैरह होगी रिवीजन की, तो तब आपको बता दिया जाएगा, या जब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप कुछ डेज के बाद अपने केस की अपडेशन के लिए अपडेट लेने जाएंगे टैक्स ऑफिस, तो तब आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट को आपका केस लगा हुआ है कमिश्नर के पास या चीफ कमिश्नर के पास, तो आपकी हेयरिंग है ताकि आप आएँ और अपना केस जो है वो डिस्कस करें, या फिर आपको ऑनलाइन नोटिफिकेशन वगैरह कोई आ जाएगा, ठीक है, कोई नोटिस आ जाएगा। तो ये सेम इस तरह का इसको भी मिला हुआ है हेयरिंग का नोटिस। तो उसके बाद कह रहा है इन कंप्लायंस देयरफॉर, जो आपको नोटिस वगैरह दिया गया था कि इस दिन मीटिंग है आपकी इतने टाइम कमिश्नर के पास, तो उस नोटिस की कंप्लायंस में द AR ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टैक्स पेयर। यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं, यहाँ तो टैक्स पेयर का, अगर टैक्स पेयर का केस जो है वो अपना है, वो टैक्स पेयर खुद इसको डील करना चाह रहा है तो वो खुद डील कर सकता है। तो जब इस तरह की कोई हियरिंग वगैरह होगी, ठीक है, वो खुद जाएगा तो जाके डिस्कस करेगा चीज़ों को, या फिर उसके बिहाफ पे कोई जाता होता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे कौन जाएगा, जो भी जाएगा उसे हम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है कि कोई भी आपने कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, या आपने हायर किया हुआ है क्या कहते हैं उसको, एडवोकेट कोई रखा हुआ है कंसल्टेंट में, या चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा हुआ है, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखा हुआ है, कोई भी आपने रखा हुआ है जो आपके बिहाफ पे आपके टैक्स मैटर्स को डील करता है, वो होगा यहाँ पे आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है टैक्स पेयर का, नेमली मिस्टर आतिफ शहजाद, ये जो लिखा हुआ मिस्टर आतिफ शहजाद, ये मेरा नाम ही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इस केस को मैंने ही डील किया हुआ था तो इसलिए मेरा नाम लिखा हुआ है। तो जो भी आपके बिहाफ पे जाएगा ऑर्डर पे आपकी टैक्स मैटर्स को डील करने के लिए, तो उसका नेम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऑर्डर में लिखा जाएगा। अगर आप खुद जाते हैं तो आपका खुद का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। ऑफ द टैक्स पेयर अटेंडेड द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड एंड प्रेजेंट इट्स केस बाय सबमिटिंग कंसर्न डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इट्स क्लेम। वो कहता है कि ये जो आतिफ शहजाद है, ये आपका जो टैक्स पेयर का जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ये आया, इसने कमिश्नर से मीटिंग की है, तो इसने जो एप्लीकेशन की थी रिवीजन की, उसके साथ जो है इसने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे एप्लीकेशन के साथ अटैच होने वाले वो इसने प्रेजेंट किए हैं, जिनकी बेस पे इसने एग्जम्पशन लेनी थी वो इसने जो है ना प्रेजेंट किए हुए हैं कमिश्नर को, और केस को डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, द कमिश्नर जो था हैज़ आल्सो सबमिटेड आ रिपोर्ट, ये उसका नंबर है रिमोट का, बाय स्टेटिंग दैट द अबव सेड डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द टैक्स पेयर एंड सबमिटेड ऑल द पीआरसी एंड रिकंसाइल्ड हिज टोटल रेवेन्यू। जब मैंने आपको रिजेक्शन ऑर्डर दिखाया था और उसकी हम एप्लीकेशंस रेडी कर रहे थे, और उसके बाद जो है लास्ट जो वीडियो हमारी थी उसमें भी मैंने आपको जब रिवीजन की एप्लीकेशन रेडी करवाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो टैक्स पेयर का केस अभी हम लेके चल रहे हैं, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके पास चीज़ें सारी थी मौजूद, लेकिन जो है वो कुछ एरर्स आ गए थे या कुछ मिस्टेक उससे हुई थी, जिसकी बेस पे वो अपने प्रॉपर
जो पीआरसी वगैरह हैं या रेवेन्यू को रिकनसाइल नहीं करवा सका या पीआरसी टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन उसके पास थे सारी चीज़ें, वो एलिजिबल था एग्जम्पशन के लिए, तो इस कुछ रीज़न की वजह से उसकी ये चीज़ें जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन बाद में उसने ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की हैं, किसके थ्रू, जो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था जिसका ये नेम लिखा हुआ है, इसके थ्रू उसने ये सारा केस डील किया। कमिश्नर के साथ उसकी मीटिंग हुई है, ठीक है। ये जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था ये टैक्स पेयर के बिहाफ पे गया है, उसने ये सारा केस डील किया, कमिश्नर से मीटिंग वगैरह की है, और टैक्स पेयर के जितने भी एविडेंस वगैरह थे वो उसने सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो कमिश्नर यहाँ पे वो कह रहा है, ये देखें, बाय स्टेटिंग दैट द अबव सेड डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन रिमूव्ड। अब कमिश्नर कह रहा है कि जो जिस बेस पे इसका टैक्स पेयर का एग्जम्पशन ऑर्डर जो था, एग्जम्पशन रिजेक्ट की गई थी, जिस बेस पे जो इसने कोई मिस्टेक हुई थी टैक्स पेयर से, उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। विच इज 100% ऑफ द टोटल रेवेन्यू क्लेम्ड विद दैट ऑफ द पीआरसी प्रोवाइडेड। अब जो है टैक्स पेयर का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था, उसने जो मीटिंग वगैरह की है उसमें ये सारी चीजें उसने डिस्कस की हैं, सारे एविडेंस जो है वो कमिश्नर के सामने प्रेजेंट की हैं। तो कमिश्नर जो है वो एग्री हो गया कि हाँ ठीक है, इसने ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं, ये टैक्स पेयर जो है वो एलिजिबल एग्जम्पशन के लिए। तो केस जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना 70 to 80% जो है वो हमारा सारा का सारा यहाँ पे हो जाता है, हल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इशू करता है नेक्स्ट पॉइंट जो है, after careful perusal of the documents submitted and examining the facts and circumstances of the case, undersigned deems it appropriate to set aside the order dated, ये जो पुराना ऑर्डर था issued by the commissioner, जो कमीशन ने इशू किया हुआ था। The applicant taxpayer is required to file a fresh application along with all the relevant documents in support of its claim। जब हम एप्लीकेशन रेडी कर रहे थे उसकी रिवीजन की, ये एग्जम्पशन ऑर्डर को रिवाइज करवाने के लिए, और उसके बाद जो है जब मैंने आपको रिजेक्शन ऑर्डर भी चेक करवाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपकी एक दफ़ा रिजेक्शन हो जाती है तब जाके आप फ़ौरन जो है एक फ्रेश एप्लीकेशन नई फाइल कर सकते। उसके लिए आपका जो रिजेक्शन का ऑर्डर होता है वो आपको रिवाइज करवाना पड़ता है, तो कमिश्नर जो है वो अप्रूव करेगा। उसके बाद इस्लामाबाद से अप्रूवल होगी, उसके बाद जो है एक नई एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी जिसके ज़रिए आप दोबारा से एक फ्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि वो एप्लीकेंट जो है टैक्स पेयर इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इट्स क्लेम। तो यहाँ पे कमिश्नर कह रहा है कि हाँ ठीक है, जो क्लाइंट है उसने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, वो एलिजिबल है, हमने चेक कर ली हैं, टैक्स पेयर जो है वो एलिजिबल है। तो इसका जो है जो रिजेक्शन का ऑर्डर था वो भी अब ख़त्म हम कर रहे हैं, तो ये दोबारा टैक्स पेयर जाए और जाके न्यू एप्लीकेशन फ़ाइल करे, और जो भी एविडेंस इसने मुझे प्रोवाइड किए हुए हैं जो मैंने वेरीफाई कर लिए हैं, कमिश्नर कह रहा है कि वो ये दोबारा अटैच करे उसके साथ, तो फिर इनको एप्लीकेशन इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो वो कह रहा है द कमिश्नर जोन जो है ये वाला, ये CIR जो होता है इसका मतलब होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये आगे जोन वगैरह लिखा हुआ RTO रीजनल टैक्स ऑफिस को कहते हैं। RTO का मतलब लाहौर इज डायरेक्टेड टू डिसाइड अफ्रेश after considering all the relevant facts and documents by providing ample opportunities of hearing within 10 days of filing of the application by the taxpayer। ठीक है, यहाँ पे वो अपना जो कंप्लीट कर रहा है अपने ऑर्डर को, सारी चीज़ें वो कंप्लीट कर रही हैं। उसने ये बता दिया है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टैक्स पेयर के जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था उसने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, हमने चेक कर ली हैं, टैक्स पेयर जो है वो वाकई एलिजिबल है टैक्स एग्जम्पशन के लिए। तो हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं टैक्स पेयर को कि वो दोबारा जाए और जाके एप्लीकेशन न्यू फ्रेश फाइल कर दे, तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये नीचे कमिश्नर के बारे में लिखा हुआ है, कौन कमिश्नर था, चीफ कमिश्नर था, उसका नेम वगैरह लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें नीचे टैक्स पेयर के बारे में लिखी। मैंने आपको एक वीडियो में, लास्ट जो वीडियो थी हमारी डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें मैंने एप्लीकेशन रिवीजन की रिवाइज की थी, और उससे पहले जब रिजेक्शन की भी कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कोई भी आपको ऑर्डर इशू होता है ना, तो उसका जो लास्ट वाला जो पेज होता है उसके ऊपर बताया होता है कि ये ऑर्डर किसने इशू किया हो। या ये देख लें, ये ऑर्डर जो इशू हुआ है किसने इशू किया है, नासिर इकबाल है, चीफ कमिश्नर है, इनलैंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस टू टैक्स हाउस का एड्रेस नीचे लिखा हुआ है। कोई भी आपको शो कास्ट नोटिस आ जाता है या ऑर्डर आ जाता है FBR की तरफ से, तो उसके लास्ट पेज के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये किसने नोटिस इशू किया हुआ है। अब ये केस मैंने आपको डिस्कस कर लिया है हमने,
ये सारा का सारा केस भी हमने रीड कर लिया हुआ है, ठीक है। और जो एविडेंस थे वो भी हमने कमिश्नर को प्रोवाइड किए हैं। कमिश्नर एग्री हो गया, कमिश्नर ने सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली हैं और कमिश्नर कह रहा है कि टैक्स पेयर जो है वो एलिजिबल है टैक्स एग्जम्पशन के लिए, वो जाके दोबारा नई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब ये चीज़ें तो आ गई हैं कि वो कमिश्नर कह रहा है हाँ ठीक है, इसकी ये सारी चीज़ें वो एप्लीकेशन को दोबारा फाइल कर लेगा, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अभी या नहीं कर सकते, ये ऑर्डर हमें मिल गया है। तो अगर अभी हम जाएंगे एफपीआर के पोर्टल पे, आईआरएस पे जाएंगे, जाके वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करना अगर चाहेंगे तो हो सकती है या नहीं हो सकती। इस बात का जवाब जो है नहीं हो सकती, अभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये ऑर्डर तो इशू हो चुका है लेकिन अभी हमारे पास अप्रूवल नहीं है। जब हम जाके एप्लीकेशन फ्रेश एप्लीकेशन जो है 159 154 एक ही फाइल करने लगेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, वो ओपन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कब ओपन होगी उसके लिए पहले हमें जो है अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एक एप्लीकेशन जो है वो लिखनी पड़ेगी इस्लामाबाद एफपीआर, फिर हमें अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद हम एप्लीकेशन जो है न्यू फ्रेश फाइल कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। अब बारी आती है कि ये ऑर्डर भी हमारे पास आ गया है रिवाइज का, एग्जम्पशन ऑर्डर का। तो अब बारी आती है हमारी, हमने अपनी एप्लीकेशन जो है वो नई फाइल करनी है, लेकिन उससे पहले हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है ये रिवीजन एग्जम्पशन ऑर्डर को, जो हमारा ऑर्डर जो था रिजेक्ट हो गया था उसको हमने रिवाइज किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको एप्लीकेशन रेडी करना सिखाऊंगा कि इस ऑर्डर के बाद हम जब न्यू एप्लीकेशन फाइल करना चाहेंगे तो उसकी अप्रूवल आपने कैसे लेनी है। वो एक एप्लीकेशन हम रेडी करेंगे, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके साथ आपने कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वो एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट उसका ड्राफ्ट मैं आपको तैयार करना सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। आज की वीडियो में यही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को लाइक में सब्सक्राइब भी करना है, वीडियोज़ को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। कोई भी आपकी क्यूरीज हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।